अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, शहजाद अनवर फारूकी साहब और बैरिस्टर वक्कास अब्रीज साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की नवाजिशात के हवाले से 21 अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हुआ था और ये सिलसिला अभी तक चलता चला जा रहा है। नवाजिशात का सिलसिला ऐसा है कि जो थमने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक केस सामने आता है और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ ही मिलता चला जा रहा है। डील की बातें की जा रही थी नून लीग की जानिब से कि डील करके आए हैं, हमारी बात हो गई है, यानी कि साड़ी गल हो गई है। किसी हद तक ये दुरुस्त साबित हो चुका है क्योंकि अभी तक जो कुछ हो रहा है वो एक डील के तहत हो रहा है। ये साबित खुद नून लीग कर रही है। दूसरी जानिब नैब का जो दोहरा मयार है वो भी खुलकर सामने आ रहा है। इस पर बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं। कभी नैब किसी के खिलाफ सबूतों का पलंदा इकट्ठा कर लेता है तो यही नैब है जो उन्हीं केसेस में अपनी दरखास्तें वापस लेकर ये साबित करता है कि ये केसेस तो बेबुनियाद थे, सबूत तो नाकाफी थे, या फिर ये केसेस ही ठीक नहीं थे। सवाल सबसे पहला नौशाद साहब आप ही के सामने, नैब का जो दोहरा मयार है, आपको नहीं लगता कि नैब की साख को किस हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक मुतासिर कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, हम बहुत दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि नैब जो है वो इससे कबल उस पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है। बहुत से ऐसे केस हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है या उनके बारे में अवाम में ये राय पाई जाती है कि वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाए गए थे और फिर उन सियासी इंजीनियरिंग के नतीजे में जो चाहे वज़ीर आज़म को हटाया जाए किसी को, या जो दूसरे लोग हैं, वज़रा हैं, या दूसरे जो लोग जिनको पार्टियां तब्दील करानी हो, किसी दूसरी पार्टी में शामिल कराना हो, इस तरह के बहुत से केसेस हम देखते रहे हैं। किसी एक दौर में भी ऐसा नहीं हुआ। ये मुशर्रफ ने जब ये इदारा बनाया था उस वक्त से लेकर आज तक इस तरह के इल्ज़ामात नैब पर लगते रहे हैं और किसी हद तक उनमें सदाकत भी इसलिए नज़र आती है कि बाज़ औक़ात जब आपने देखा कि वो केसेस जो हैं वो आला अदालतों में आए तो जिस तरह से उन्हें उनके प्रोसिक्यूशन ने जिस तरह से उनको प्रोसिक्यूट किया तो वो खासा जो है ना उनके ऊपर आर्ग्यूमेंट भी हुआ और कहा गया कि नैब जो है उसकी वो तैयारी नहीं होती या नैब के पास सबूत नहीं होते। गुज़िश्ता दौर में हमने ये देखा था कि पहले ऐसा नहीं होता था। ये एक नैब के कानून के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आर्गूमेंट भी है, उस पर तरमीम की कोशिश भी गई, खैर उसे टर्न डाउन कर दिया गया। लेकिन नैब के बारे में मेरी राय ये है, ज़ाती राय जो मैं अपना ओपिनियन देता हूँ वो ये है कि मुझे नैब के इदारे का कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। आपके पास एहतसाब के इदारे मौजूद थे, आपके पास तहकीकाती इदारे मौजूद थे, ये ओवरलैपिंग थी और डिक्टेटर ने इसे जब बनाया था तो उसका मकसद वही था जो इस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। और जो वक्त के साथ साथ ये साबित भी हुआ कि वो तमाम केसेस जो इस तरह से बनाए गए थे उनका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, बल्कि ये आप अब देख ही रहे हैं कि उन केसेस का अंजाम क्या हो रहा है। आला अदालतों में वो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, सोशल एक्शन प्रोग्राम, पाक एनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी, यके बाद दीगरे, वो तमाम के तमाम जो केसेस हैं वो ऐसे धड़ाम से, जैसे वो कहते हैं ना, रेत की दीवार की तरह वो गिरते चले जा रहे हैं। मसला ये है कि ये जो वतीरा है या ये तरीक़ाकार है, इसमें या तो ये है कि नैब को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इम्प्रूव करना पड़ेगा और अपने सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि वो वाक़यातन ट्रांसपेरेंट इदारे के तौर पर सामने आए, वो शफाफ तहकीकात करे। और फिर एक और बहुत बड़ा मसला है जिसके बारे में ये गुफ्तगू की जाती है, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती कि अगर फ़र्ज़ करें कि करप्शन कहीं हो रही है, जब करप्शन हो रही होती है उस वक्त उसके ऊपर क्यों हाथ नहीं डाला जाता? ऐसा क्यों होता है कि एक शख्स जो है वो वज़ीर है या वो मुशीर है या वो वज़ीर आज़म है, जब उसके ऊपर करप्शन के केस की बात की जाती है, जब वो उसकी हुकूमत गिरा दी जाती है या हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो नैब वाले जो है वो फाइलें उठाकर चल पड़ते हैं कि जनाब इस पे ये भी केस है, इस पे ये भी केस है। उसकी ताज़ा तरीन जो मिसाल है, सॉरी टू इंटरप्ट नौशाद साहब, अभी जो फराह गोगी के करप्शन की केसेस सामने लेकर आया नैब, एक नैब की इन्वेस्टिगेशन यहाँ स्टार्ट हुई है, शरीफ फैमिली के हवाले से इन्वेस्टिगेशन बंद हुई है, तो आने वाले टाइम में जो मुबैना करप्शन है, हो सकता है इस केसेस के हवाले से भी नैब अपने हाथ खड़ा कर दे। देखिए, अगर आज भी अगर केसेस उस तरह ही बन रहे हैं जिस तरह पहले बनते रहे हैं, तो आज अगर रेत की दीवार साबित हो रहे हैं वो केस जो माजी में बने थे, तो आज जो केस बन रहे हैं अगर उनकी बुनियाद वही है, वो सियासी इंजीनियरिंग ही है और उन्होंने उनका अंजाम फिर वही होना है, तो फिर मेरा और आपका पैसा ही जाया हो रहा है, कौम का वक्त जाया हो रहा है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। फिर एहतसाब तो कहीं ना हुआ, तो एहतसाब अगर नहीं है तो उस नैब के इदारे का क्या मकसद है? फिर
सो मेरी नज़र में इस इदारे की कोई लॉजिक नहीं है। अगर फिर भी कोई समझ ले कि नहीं जी ये बहुत ज़रूरी है किसी के लिए, तो फिर इसको अपनी वर्किंग को बहुत फाल बनाना होगा, एक्टिव बनाना होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि इसका अपना भी एहतसाब किया जाए, इसकी अपनी प्रोग्रेस भी सामने रखी जाए कि आज तक इसने क्या किया है, कितने रिसोर्सेज इसने इस्तेमाल किए हैं और उसके नतीजे में कितनी रिकवरी हुई है। और ये बहुत अहम है ये मामला भी कि सिर्फ ये सियासतदानों के ऊपर और चंद लोग जो उस वक्त उन सियासतदानों के करीब या किसी हुकूमत के करीब समझे जाने वाले कोई अफसर हों, उनके ऊपर ही सिर्फ ये नाटका उनका बंद करता है, या वाकयातन ये करप्शन की जो है ना उसके लिए काम कर रहा है। और जो सिटिंग लोग होते हैं जब वो हुकूमत कर रहे होते हैं या वो पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, उस वक्त कितने लोगों के ऊपर इन्होंने केस बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसके नतीजे में शायद हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर कभी ये उस मेरिट को हासिल कर ले जो आम आदमी इस नैब को इस मेरिट पर देखना चाहता है, शफाफ जो एहतसाब है उस हद तक कर ले, तो फिर शायद इसकी गुंजाइश है। अदरवाइज आपको पता है शायद खाकान अब्बासी भी कह चुके हैं, तकरीबन हर जमात ये कह चुकी है कि नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता और नैब के होते हुए कोई निज़ाम मुल्क का चलाया नहीं जा सकता और ये नैब का इदारा होना ही नहीं चाहिए। ये सारी बातें ये तमाम सियासतदान मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग करते रहे हैं मुख्तलिफ अदवार में, खुद तहरीक इंसाफ भी करती रही है, नून लीग भी करती रही है, वो अलग बात है, लेकिन कि जब इनमें से अमल कोई करने भी की बात इसको आती है खत्म तब करने की कोई अमल पोजीशन नहीं में करता। नहीं। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था। नौशाद साहब पॉइंट आपका क्लियर है। शाहजाद साहब 21 अक्टूबर से ये मुआमला शुरू हुआ था, नवाज शरीफ साहब के बायोमेट्रिक से सिलसिला जो शुरू हुआ, आज हम देख रहे हैं कि शरीफ ट्रस्ट केसेस भी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई, एक के बाद एक। एवन फील्ड उठाकर देख लें, लजीजिया रेफरेंस उठाकर देख लें, और भी कितने जो रिलीफ के केसेस हैं नवाज शरीफ साहब उनके अहले खाना के लिए। तो इससे पहले जो नून लीग वाकई किसी डील की बात करती थी, कितनी हकीकत और सच्चाई है इस डील के पीछे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डील की हकीकत जो है वो मैं और आप क्या बताएंगे, सब कुछ आपकी और मेरी नज़रों के सामने है और आवाम भी देख रही है। और फॉर्चुनेटली ये वो लोग नहीं हैं, आवाम से मुराद मेरी उन लोगों से नहीं है जो पहले थे। ये जो अभी के लोग हैं ये सब कुछ देखते भी हैं, सोचते भी हैं, समझते भी हैं। वाले ये लंदन प्लान की बात भी सुनते हैं, इनको नैब के केसेस की हकीकत भी मालूम है। मेरा मानना यह है कि हमने आज तक सही मानों में कभी करप्शन को बुरा समझा नहीं है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान का मसला करप्शन नहीं है। पाकिस्तान का मसला करप्शन को एक हकीकत समझ के उसके साथ ज़िंदगी गुजारना है। हमने ये समझ लिया है कि करप्शन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और हम इसके साथ रहते हैं। हमारा सोशल कल्चर कुछ इस तरह का बन गया है कि अगर एक आदमी किसी के पास किसी काम के लिए जाता है और वो आदमी उससे पैसे नहीं लेता तो उसको तसल्ली ही नहीं होती कि मेरा काम होगा या नहीं होगा। पीपल्स पार्टी वाले तो बड़ा इसको यहाँ पे करप्शन को हमने जिंदगी का हिस्सा बना लिया। हक नहीं है और जरदारी साहब उन्हें फारिग भी कर देते हैं। और तो हमारे बिल्कुल ये जतोई साहब थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वजीर थे, तो उन्होंने कहा था कि करप्शन में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। तो जब ये चीज रिकॉर्ड का हिस्सा है और आपको और मुझे पता है इस बात का, यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये जो करप्शन है हमने इसको रोकने के लिए या इसको बुरा नहीं समझा, हमने इसको प्रमोट किया। एक जमाना था, नौशाद साहब को याद होगा कि जब कोई आदमी अगर किसी छोटे शहर में कोई रिश्वतखोर किस्म का आदमी होता था तो उसका पूरे शहर को पता होता था और आमतौर पर लोग सोशली उससे मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे। लेकिन वक्त बदला और वक्त की अक़दार के साथ साथ हमारी जो चीज़ें हैं वो तब्दील हो गई और अब हमने पैसे को ही अपना मौला और समझ लिया है और उसी को मरकज़ बना लिया है। पैसे के लिए आप कुछ भी करें, अब लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जायज़ तरीके से कमा रहे हैं या नाजायज़ तरीके से कमा रहे हैं। ये जो कल्चर है हमें इसके ऊपर काम करना है। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए आपने इदारा खड़ा किया था सेनेटर सैफुर रहमान की, मुझे याद पड़ता है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था एहतसाब का अमल, और उस वक्त जो है वो आसिफ जरदारी साहब और दीगर लोगों के खिलाफ केसेस बनाए गए। फिर जब ज़माना चेंज हुआ, इक़्तिदार तब्दील हुआ तो नैब का नाम बदल गया। फिर उसका सरबराह जो था उसने इस्तीफ़ा इस बुनियाद पर दिया, पहला जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जिनको बनाया था, तो उनको ये लगता था कि मुझे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन किया गया। मेरे नज़दीक ये हुकूमत के बनाने का काम नहीं है। अगर आप वाकई करप्शन को रोकना चाहते हैं, नैब को कुफाल अदारा बनाना चाहते हैं, इसको खुद मुख्तारी दें, इसके सरबराह का इंतखाब बराह रास्त लोगों के जरिए करें, अवामी वोटों से आप करें, किसी अच्छी शोहरत के आमल फ़र्द का आप इंतखाब करें। क्या 24-25 करोड़ लोगों में से आपको एक आदमी ऐसा नहीं मिल सकता जिसकी क्रेडिबिलिटी पर सारे लोग जो हैं वो आमादा हो जाएं और वो समझें कि ये बंदा जो है वो अपना काम ठीक तरीके से करेगा,
पॉलिटिकल जमातें जो है अब अगली असेंबली आने के बाद बैठकर एक कानून बना दें, उसमें उसको खुद मुख्तार कर दें, एक बंदा आए अवामी वोटों से आए, अपनी टीम खुद सिलेक्ट करे और इस काम को आगे लेकर चले। जहां तक ये जो आपने बात की है कि मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रहा है, तो ये तो सबको पता था कि वो बगैर डील के नहीं आएंगे। राणा सनाउल्लाह ने कहा था, मरियम बीबी ने खुद कहा था। तो उसके बाद आपको कोई शक शुबा रह जाता है, आप कहती हैं कि उनके खिलाफ केसेस बंद किए जा रहे हैं। मैं कहता हूं उनके खिलाफ केसेस खोले ही क्यों थे भाई? आपको ये केसेस और नैब का मकसद देखिए, नैब में क्या है, आप इनकी रेशो उठा के देखें, कन्विक्शन रेट क्या है। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, प्ली बार्गेन कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आप हुकूमत का हिस्सा दे दें और करप्शन को आप इसी तरह से जारी रखें। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो सरकारी मुलाजिम हैं, जिन्होंने प्ली बार्गेन की, पैसे दिए, ये तस्लीम किया कि उन्होंने यहाँ पे करप्शन की है और वो आज भी अपनी नौकरियों पर मौजूद हैं। ये कौन सा निज़ाम हुकूमत है? ये कौन सी हुकूमत है जो हम चला रहे हैं? इस तरह से ना तो चीजें कभी सीधी होंगी और ना हमारे आने वाले जो नस्लें हैं उनको हम किसी रास्ते पर लगा सकेंगे। हम उनको यही सिखा रहे हैं कि जिंदगी में तेजी तरारी क्या है, किस तरह से रिश्वत दे के, किस तरह से सिफारिश के जरिए हम अपना रास्ता जो है आगे के लिए बना सकते हैं। तो ऐसे में ये सिर्फ कोई हुकूमत की या अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अगर हमने करप्शन का खात्मा करना है तो उसके हवाले से हमें संजीदा कवानीन बनाने होंगे और खुद से इनका कोई सिस्टम ऐसा बनाना होगा, कोई एक इंतखाब ऐसा कराना होगा जो पब्लिक के वोटों के जरिए हो। जब तक हुकूमतें ले दे करके आपस में डील करके कोई सरबराह लाती रहेंगी, इसका कोई फायदा नहीं है। और जो नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं उनकी बाबत आप क्या पूछना चाहती हैं? वो सजा याफ्ता थे, उनके कागजात एक्सेप्ट हो गए, आपको क्या मसला है इसमें? मेरे ख्याल में तो नैब को उनके खिलाफ केसेस बनाने नहीं चाहिए थे। या एक ऐसा कर दें, वो जैसे पीआईए को बेचने लगे थे ना, कि तो पीआईए को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक में हमने एसेट्स रखने थे और दूसरे में लाइबिलिटीज रखनी थी। एसेट्स हमने निजकारी कर देनी थी और जो लाइबिलिटीज थी वो हुकूमत पाकिस्तान ने अपने जिम्मे ले लेनी थी। तो नैब के भी दो हिस्से कर दें। एक हिस्से में ऐसे रेफरेंसेज हों जिसमें आपने जो मातड़ किस्म के अफसरान हैं उनको रगड़ा लगाना हो, या किसी पॉलिटिकल प्लेयर को आपने उसको थोड़ा सा ट्यून करना हो तो उसके केसेस डाल दें। दूसरी तरफ वो केस हो जो बना दिए जाएं लेकिन उसने कभी चलना ना हो। अभी आप जब मुझे लगता है आप इमरान खान साहब के केसेस कहां डालेंगे आप के हवाले से, तो जो घड़ी का मामला है, घड़ी के मामले में आप ये देखें कि जिन लोगों ने घड़ी की कीमत का तयन किया उनको कोई सजा नहीं दी गई, उनको गवाह भी नहीं बनाया गया। फिर उसके बाद मैं हैरान हूं कि जिस बंदे ने बाहर से यानी एक थर्ड पार्टी एवेल्युएशन की, उसको भी आपने मुल्जम नहीं बनाया। मुल्जम आप उसको बना रहे हैं जिसने खरीदा है, जिसने कीमत का तयन किया है, वो आपकी मुल्जमों की लिस्ट में नहीं है, ना गवाहों की लिस्ट में है। तो आप ये जो कर रहे हैं, मुझे लगता ये है कि आपको ये पता चलेगा कि आगे चल के जब कभी कोई मामला तय होंगे तो इमरान खान के खिलाफ ये केस भी वापस हो जाएगा। तो इस तरह से लोगों को बेवकूफ मत बनाएं, लोगों को वो इंसाफ दें, वो जिंदगी दें जो वो जीना चाहते हैं। अब बहुत हो गई है, आपने इतने साल पाकिस्तान की कौमी तारीख के खा लिए हैं। लेकिन शहजाद साहब, मिलियन डॉलर क्वेश्चन तो यही है ना कि अगर करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो इदारे बनाएं। अगर आवाम के हालात ठीक करना ठीक है, फिर लूडो खेलते हैं, लो निकालें यहाँ पे, लूडो खेलते हैं, छोड़ दें, फिर संजीदा गुफ्तगू की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बेस्ट सोल्यूशन। वकास, सवाल आपके लिए। वो भी लूडो ही खेल रहे हैं शहजाद साहब, आपको लगता है कि बड़ा काम हो रहा है, वो लूडो ही खेल रहे हैं। मुक्तदर हल्के कभी आपकी मलका जो है वो बल्कि सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। हाँ ठीक है वकास, आप मुस्कुरा रहे हैं जरूर, लेकिन सवाल थोड़ा सा मुश्किल, ट्रिकी। अपनी दायर करदा दरखास्तें नैब की जानिब से वापस ली जाती हैं, तो फराग होगी कि करप्शन के हवाले से भी नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, एक रिपोर्ट जमा कराई है, तो क्या उस रिपोर्ट को हम सीरियस लें? हमें क्या पता कि ये इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की है नैब ने? देखिए जो है, एक बात तो ज़रा ही तफन्नुन करूंगा कि लूडो अगर प्रॉपर तरीके से खेली जाए तो वो भी इसको तस्लीम किया जाए। ये लूडो को उल्टा करके खेलने वाला जो कल्चर है पाकिस्तान में, शायद इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अच्छा, कमिंग टुवर्ड योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, अभी ये जो मौजूदा नैब का स्ट्रक्चर है, मैं ये समझता हूँ, दोनों पैनलिस्ट की मैं गुफ्तगू भी सुन रहा था, लेकिन जस्टिस मकबूल बाकर की 87 पेजेस की जजमेंट को सामने रखें, इस जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट, और फिर उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी, ये तीनों जो इस वक्त दो मौजूदा सर्विंग जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी जजमेंट के पैराए में अब नैब की परफॉर्मेंस को गरानते और देखें परखें कि नैब ने क्या किया। उनके मुताबिक नैब जो है पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए और पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस एस्टैब्लिश करने के लिए, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट एंड द वेपन द हैंड्स ऑफ द
पॉलिटिकल कम्युनिटी। मैं ये समझता हूँ कि जो भी ट्रेजरी बेंचेस पे लोग बैठते हैं, कभी ये नैब जरदारी था, कभी ये नैब नियाजी था, आज ये नैब नवाज है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमेशा से नैब का जो फंडामेंटल काम था, जो इनका बुनियादी काम था कि वो करप्शन का सद्देबाब करेंगे, कला कमा करेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली उन चीज़ों की तरफ इनकी तुजीहात, इनकी प्रेफरेंस, इनकी प्रायोरिटी नहीं रही, और जब जो भी हुकूमत आई, इनके वादे, इनके नारे, इनके दावे, उनके अंदर बैरिस्टर इत्तेसाब साहब का कथा एक कलामी के मौसर लिए निजाम माफी चाहता बनाने की हूँ। इन्होंने वो बात तो की, बिलों लेकिन पे लिखा होता है ना, अनफॉर्चुनेटली से नो इन टू तमाम करप्शन। बातों को, इन दावों को, नारों को कभी भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। आप सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत का वो दौर देखें, या उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत का दौर देखें। इमरान खान साहब की हुकूमत में भी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि आप 120 नैब कोर्स बनाएं ताकि नैब की जो स्पीड है इसको एक्सेलरेट किया जाए, जो इसकी एफिकेसी है, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, प्रोसिक्यूशन फीबल है, अंडरमाइन है, इसको बेहतर किया जाए। अनफॉर्चुनेटली ये वो कागज के फूल हैं जिनसे आज तक कभी खुशबू नहीं आई। ये हम बतूनी तो बहुत ज्यादा है, बातें तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन जब हम हुकूमत में बैठते हैं तो प्रैक्टिकली प्रैग्मेटिकली चीजों को डिलीवर करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली आप हमारी जमहूरियत के गुज़िश्ता 15 सालों का मुआवजा करें कंपैरेटिवली, आज तक नैब की परफॉर्मेंस को दुरुस्त करने के लिए किसी शख्स ने संजीदा इक़दामात नहीं किए। और पीडीएम की जो हुकूमत बैठी थी उसने तो नैब को तुतलस कर दिया, उसके दांत निकाल दिए, उसके जबड़े उखाड़ दिए, उसके मसूड़े तक उखाड़ दिए। फिर उसके बाद आप ये समझते हैं कि ये नैब काटेगी, इसके अंदर कोई डंग मौजूद है, इससे कोई डरेगा, ये कोई प्रेसिडेंट सेट करेगी? बिल्कुल नहीं कर सकती। कमिंग टू दिस वकार साहब, उस लास्ट थिंग डंग जो का आपने फायदा तो सुना कोई नहीं बात हुआ की जो कि मौजूद है। बुशरा बीबी का जो केस है, ये जो डंग उसके पास मौजूद है, इसका कोई फायदा आवाम को तो नजर नहीं आ रहा। ये टूथलेस तो कर दिया, अब उसके दांत किस काम के हैं मुझे बताएं, या आज तक उन्होंने किसको कोई काटा है और काट किसी के क्या काम के निकाला नहीं है? है। देखिए शाह साहब, किसी काम के नहीं है बस ये बाजू मरोड़ने के मौजूदा लिए हुकूमत काम वो आता है दांत ये जो नैब। किसी अपने काम के नहीं है, जब वो हाथी जरूरत के दांत होती ही है है, ना, वो जिस हो टाइम ना हो, जरूरत होती है, इससे तो तो हाथी नैब के के दांत इदारे को बेच लेना इस्तेमाल बेहतर कर है। लिया जाता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। बिल्कुल इसी तरह जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। या गुज़िश्ता 15 साल को देख लें, या इससे पहले 1999 से लेके आज तक 24 साल की नैब की परफॉर्मेंस को देख ले। मेरा नहीं है हाल के नैब के चेयरमैन की तरफ से, जो गुज़िश्ता चेयरमैन थे उनकी तरफ से भी बड़े बातें या नारे किए जाते थे बबांगे दौल कि हमने इतनी रिकवरी की। वो रिकवरी कहाँ पर गई? क्या वो सरकारी खजाने में जमा करवाई गई? क्या उस बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? बज़ाहिर ये एक प्रेस स्टेटमेंट एक जारी कर देना और मीडिया को आगाह कर देना कि हमने इतनी रिकवरी की, बट बदकिस्मती से वो गई जो कहाँ? लॉ नोइंग लोग हैं, जो नैब की प्रैक्टिस करते हैं, ये उनके इल्म में भी ये जो बात नहीं है नैब कि के नैब ने अफसरान कितनी हैं, अमाउंट उनकी रिकवर कर। तनख्वाहों के हवाले से ही हम अगर बात कर लें कि वो किस तरह तनख्वाहें सिर्फ ज़ाया हो रही हैं और क्या उनका ठीक इस्तेमाल हो रहा है, अफसरान की कितनी लंबी चौड़ी तनख्वाहें, इसकी एक बहस और जाती है। शाहजाद साहब, मुझे वकास से रिकवरी होती रही है। चलिए मुझे वकास से सवाल करने सिर्फ एक दीजिए। फिक्रा कहना चाहता हूं कि वो नैब ने ना पिछले दिनों बिजली के बिलों पर और गैस के बिलों पर एक फिक्रा छापा था, से नो टू करप्शन। तो मेरे एक दोस्त ने उसका तर्जमा ये किया था कि करप्शन को कुछ मत कहो। तो हमारी पूरी कौम जो है वो इसी तरफ लगी हुई है कि करप्शन को कुछ मत कहो, जैसे चल रहा है इसको चलने दो। ठीक है, तो फिर नौशाद साहब, नैब को कौन कंट्रोल कर रहा है? आप चाहती हैं कि मैं टीवी का प्रोग्राम बंद कर दूं, या आप कोई और ही कोई किसी मामले में हैं, आपकी कोई कुछ साजिश कर रही हैं आप भी, या आपका इरादा जो है वो है चले सवाल कि मुश्किल है, नैब थोड़ा वकास आप से नैब कर की लेती नजर हूँ। में आ ये जाए। लाहौर प्लान है। वकास से पूछ लेती हूँ, सवाल थोड़ा मुश्किल है, मेरे ख्याल से बड़ा खूबी लाहौर जवाब प्लान दे है। पाएंगे वकास। कौन कंट्रोल said. कर रहा है नैब को? देखिए जी, नैब को जो कंट्रोल कर रहे थे आज भी वही कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हमारी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो एक पेज पर आ जाएं और नैब को आजाद और खुद मुख्तार कर दें, जिसकी इंश्योरेंस इसके प्रेम्बल के अंदर मिलती है, फिर तो दुरुस्त बात है। कर दें। लेकिन एक चीज से अगर मैं सहमत इसलिए नहीं था, दूसरे पैनलिस्ट शहजाद साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें जो इलेक्टेड प्रोसेस है हमारा, अगर 442 का अपर हाउस और लोअर हाउस देखें, उसमें से 272 जो हमारी जनरल नशिस्तें हैं वो इलेक्ट करके हमने कौन सा ऐसा तीर मार लिया, कौन सा ईमानदार बंदा ले आए कि नैब में से हम जो है चेयरमैन को बराह रास्त लोग मुंतखब करे? तो कोई ऐसा वो ईमानदार इसीलिए बंदा वकास होगा साहब जो उन्होंने कम इख्तिसार कर का दिए अमल हैं, जो है अब वो भी 266 जो कर दिए हैं, जिन उन्होंने कहा लोग कम जो कर दो। लोग उसको चला अच्छा रहे हैं वकास वही साहब, लोग फिर इनको आसमान से चलाएंगे। तो कोई आने से रहा, ये तो नहीं हो सकता। आप तो फिर मोजज़े के मुझे लगता है कि आप किसी मोजज़े के मुंतजर हैं कि अल्लाह पाक खुद ऊपर से कोई बंदा उतार दे और आपको बता दें कि ये आपका निजाम सीधा कर देंगे। लोग हैं हमने जो तो ठीक उनको नहीं चला होना, रहे आप हैं, तो फिर अल्टीमेटली इन नाउमीदी लोगों का को भी तो इज़हार वही कर रहे हैं। चलाया जाएगा। फिर आप डीजीएफआई को भी मुंतखब करें, फिर आप डीडी एंटी करप्शन को भी मुंतखब करें, और नहीं, जितने आला सरकारी ओहदों पे मुझे लोग अगर बैठे हैं जो करप्शन का या एहतसाब का नारा लेकर या मैंडेट लेकर बैठे हुए हैं, सिलेक्टेड और इलेक्टेड बाय, तो मैं ये समझता हूं कि वो लोग फिर अवाम मुंतखब करे।
एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सारा धारा और स्ट्रक्चर आपको बदलना पड़ेगा। नहीं, ठीक, मैं नहीं समझता ये ठीक। इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए। देखिए, ये इस तरह हम कभी इदारे ठीक नहीं कर पाएंगे। इदारे जो हैं जिस तरह बनते हैं और जिस तरह चलते हैं, इनको उसी तरह से बनाना और चलाना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी है, आपको सिर्फ अपनी इंटेंशन ठीक करनी पड़ेगी, अपनी नीयत साफ करनी पड़ेगी। जिस दिन आपकी इंटेंशन ठीक नौशाद हो गई, साहब, नीयत साफ हो गई, उस दिन ये एक मामला ठीक हो सिस्टम- जाएंगे। ये एक पूरे सिस्टम का मामला है और यहाँ सिस्टम का सिस्टम सिस्टम बता दें वो एग्जैक्टली शहजाद साहब एक पूरा सना, सिस्टम है, शहजाद साहब ने वो अभी आवे एक का बात आवा ही की बिगड़ा है। हुआ है। आप किस तरह इस तरह चला सकते देखिए हैं? सना, कैसे ठीक शहजाद करेंगे? साहब ने बात की है कि मौजों के मुंतजर हम नहीं रह सकते। अगर हम मौजों के मुंतजर रहेंगे तो फिर हमारी यही हालत है। हम तो अल्लाह वही उनकी कौम हालत है जो बदलता है, खुदा पर छोड़कर सब सो जाते हैं अल्लाह और उनकी सुबह हालत उठते हैं बदलता है तो जो हालात अपनी बदल खुद जाते हैं। हालत बदलने के बारे में सोचते हैं। बेशक। ये हमें सोचना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। खुदा उनकी इस मदद तरह करता है आप जो अपनी निजाम मदद को आप करते हैं। बेशक। सिर्फ निजाम को दोष देके या सिर्फ ये कह के कि निजाम खराब है तो हम उसको दुरुस्तगी नहीं करेंगे। देयर विल बी अ टाइम, वो चाहे देर से आए, जब भी आए, सवेर आए, लेकिन जब वक्त आएगा वही ठीक होगा और उसके बाद उसे काम को शुरू कर देना चाहिए। बस ठीक है, फिलहाल तो वक्त हमारे पास ब्रेक का है। अब वक्त रह गया कि अभी भी हम चेंज आपने कर ट्रिगर लें कर दिया नौशाद साहब। ठीक है, ब्रेक से वापस आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त किस तरह से गुजर रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, पुरानी कहानियां एक बार फिर से दोहराई जा रही हैं। हमेशा की तरह ज़ेरे अताब एक जमात है जिसको मज़ीद दबाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। कभी किसी के असासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े नुमाइंदों के सामने आ जाते हैं, कभी उन असासों को, उनकी जायदादों को मुंजमद करने के हवाले से, ज़ब्त करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए जाते हैं। और अगर ये असासे सामने आते रहें तो फिर इंतज़ार सिर्फ यही रहता है कि जी अब गिरफ्तारी भी हो सकती है, घर में छापा भी मारा जा सकता है और आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। तहकीकात से आपके खिलाफ कोई भी एक सबूत सामने रखकर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो सवाल सबसे पहला वकास मैं आप ही के सामने रखूंगी। नैब अभी जो केसेस बना रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कह लीजिए, पीटीआई रहनुमा जो हैं, दीगर रहनुमा उनके खिलाफ, इसके अलावा बानी पीटीआई के इमरान खान के खिलाफ, उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ, इनमें कितनी सदाकत और हैसियत है? देखिए, इनके अंदर उतनी ही सदाकत और हैसियत है जितनी के पनामा लीक्स के बाद अल अजीजिया, एवनफील्ड, चौधरी शुगर मिल, दीगर केसेस बनाए गए थे। और उन केसेस का जो मुकद्दर था, नौशाद साहब ने कहा कि वो रेत की दीवार साबित हुए। कभी ये सीसा पिलाई दीवार थे या दीवारें चीन थे, और ये दीवारें चीन के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी दफन हो गई और उसका कुछ ना बना, वो टकरे मारती रही। खोदा पहाड़ निकला चूहा, और आज सारी चीजें फैसिलिटेट करने के बाद, पार्टिसिपेट करने के बाद उनको जो है मुकम्मल तौर पे कंडोन कर दिया गया कि आपकी तो गलती कोताही नहीं थी, वो फैसला ही गलत था। उस फैसले के नतीजे में जो नजला, जो जलजला आपके ऊपर गिरा, वो भी गलत था। मैं ये समझता हूँ कि कल कला अगर कोई इस मुल्क के अंदर डील हुई या डील दी गई या डील की गई, दोनों के नतीजे में कोई ना कोई तो इनकी कश्ती मझदार से निकलेगी, और जब साहिल पे आएगी तो फिर ये भी चीजों से कंडोन हो जाएंगे कि ये तो बड़ा अच्छा काम किया गया था हाँ साहब की तरफ से। 190 मिलियन पाउंड का वहां पे मदरसा कोई बनाने लगे थे, या तलीमी अदारा या कोई हॉस्पिटल बनाने लगे थे, रिफाया अम्मा का काम था, इनका तो कसूर कोई नहीं था। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो चीजें कंक्रीट और टेंजिबल फैक्ट्स पे क्रिएट की जाती हैं उसको उसी तरह प्रोसिक्यूट करना चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जो केसेस उस वक्त बनाए गए थे, घेरा तंग किया गया था, कतरी हाथ थे वो, फिर उसके बाद कैलपरी फॉन्ड था, ये दीगर चीजें थी, वो मनी ट्रेल था। आज आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात है, वो सारी चीजें जो है नैब के एम्बिट से निकल गई, इनकी तरफ से अपने केस वापस लेने की इस्तदा कर दी गई। कल कला अगर हाँ साहब के साथ भी मामला जो है वो ढील की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है चीजों को, और एक पेज पर ये लोग दोबारा से आते हैं, तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें इनको बेनिफिट करेंगी। और 190 मिलियन का पाउंड का जो केस है, अभी जो बाजार एक मजबूत केस नजर आता है, टेंजिबल फैक्ट्स और कंक्रीट फैक्ट्स इसके अंदर रखे गए, फिर उसके बाद वादा माफ गवाह बना दिए गए, फिर उसके बाद बुशरा बीबी की जो जितनी भी मनी ट्रेल्स थी उसका जो कनेक्शन जो गोगी के जो एक और खातून है इसके अंदर जो गोगी साहबा, उनके साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ अभी तक देखा जाए केस को, फैक्ट्स को सामने रखते हुए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टेंजिबल केस अगेंस्ट द साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनके अगेंस्ट एक मजबूत केस है। ठीक है, ठीक, वकास, पॉइंट आपका क्लियर है।
नौशाद साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो केसेस हैं, एक के बाद एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, बानी पीटीआई के लिए 200 के करीब मुकदमात हैं, एक केस से निकलेंगे कि दूसरा केस उनके सामने आकर खड़ा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ढील भी मिल सकती है इलेक्शन से पहले? देखिए, ये जितनी वकास साहब ने बात की है ना, ये बहुत हद तक दुरुस्त है, लेकिन मुझे लगता है कि ढील का मुझे अभी फौरी तौर पर तो माजी जैसे मुस्तकबिल करीब में मुझे कोई ढील नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इन तमाम केसेस के साथ एक मामला है, वो 9 मई का है। ये 9 मई एक ऐसा मामला है जो मुझे लगता है कि तमाम केसेस भी ख़त्म हो जाएं तो ये 9 मई जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पीछा नहीं छोड़ेगी। अब मामला ये है, इस पर भी मेरी एक राय है। मुझे एजाजुल हक साहब तो लेकिन बड़ी बड़ी इंकशाफात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ भी कहते रहे, एजाजुल हक साहब बहुत वक्तों में बहुत सारे इंकशाफात करते रहे, लेकिन वो जिस तरह के इंकशाफात करते हैं उसी तरह की आगे से रिजल्ट भी आते हैं। आज तक उनकी तरफ से कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ मेरे सामने नहीं है जो दोबारा से प्रोड्यूस मैं आपके सामने कर सकूं, कोई ऐसा कारनामा नहीं है। वो कह रहे हैं कि जेल से बाहर होंगे कुछ ही दिनों में। भाई जरूर कहें, वो कह सकते हैं, हो सकता है जिनको ये पता था कि वो जिस तरह आपने इंट्रो के अंदर कोई वो लंदन प्लान और डील की बातें की थी, हो सकता है उनके इल्म में भी कोई ऐसा प्लान या ऐसी बातें हों, तो वो मुझे तो उसका इल्म नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये बात है, देखिए मसला क्या है, ये जो हम सारी बहस कर रहे हैं ना, उसके अंदर ये अभी आपने ब्रेक लेनी थी ना, तो आपने नहीं सुना कि कौन क्या कह रहा है, आपने ब्रेक ले ली क्योंकि आपकी नीयत ब्रेक लेने की थी, आपने ब्रेक लेनी थी, ले ली। जिसने कुछ करना होता है वो कर गुजरता है। अब मामला ये है कि देखिए, मुझे एक और बात की समझ नहीं आ रही कि अगर फर्ज करें रियासत ये समझती है, क्योंकि देखिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या करती है, वो मिलिट्री पर हमले करती है, वो उनके इंस्टॉलेशंस पे हमले करती है, यही काम है ना, यही उसका गुनाह है। तो अगर ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है तो आज तक तो उस पर पाबंदी नहीं लगी। वो रियासत इतनी कमजोर है, या तो वो उस पर पाबंदी लगाने की हिम्मत और जरूरत नहीं रखती। शाह साहब, ये ज्यादती है कि आप एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं सर, मेरी बात तो अगर मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मेरा ख्याल ये थोड़ी मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए, बात तो मुकम्मल होने। शहजाद साहब, आप गुस्सा कर गए, ठहर जाएं, बात तो सुन लें, बात पूरी सुन लें, बात पूरी सुन लेंगे तो आपको अब देखें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मैं क्यों गुस्सा करूंगा? नहीं, बस सिर्फ मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, आप उससे यकीनन इत्तेफाक करेंगे। अब इस वक्त हमें यह बताया जा रहा है, ये सारी बात की जा रही है कि ये सारा कुछ जो 9 मई का हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, उनके चेयरमैन इसमें इन्वॉल्व हैं क्योंकि उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया ना, उसमें आज गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। अब उसके साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो पार्टी छोड़कर, जो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो साइड पर हो जाते हैं। वो जुर्म उनका कहां जाता है ये पता नहीं है। अब तीसरा जो मामला है कि ये इस तरह के प्रोस्पेक्ट दिखाकर, जैसे एक ज़माने में हम देखते थे, वो मुझे याद है एक पीपल्स पार्टी के वो कराची के प्रेसिडेंट थे, उनके वो डॉक्टर आसिम के ऊपर आया गई, इन्होंने 700 अरब रुपए की करप्शन की। बाद में जब केस फाइल हुआ तो वो चंद लाख का था कि पता नहीं 2-4 करोड़ का था, इतना कि उनकी चलान टोटल पेश किया गया कोर्ट के सामने। ये जो हम हवा क्रिएट करते हैं, ये जो हम आज इल्ज़ामात लगाते हैं, इस इल्ज़ाम को लगा के एक सियासी जमात को हम कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे या उसके ऊपर मड स्लडिंग करेंगे, उसको करने के बाद उसका क्या नतीजा निकालेंगे। आज अगर 9 मई के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्वॉल्व नहीं है तो 9 मई के वाकयात का असल जिम्मेदार कौन है? और अगर फर्ज कर लेते हैं, ये शहजाद साहब बुरा मनाए बगैर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर फर्ज करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलव्विस है, तो आज तक उस जमात पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई? इसीलिए नहीं लगाई गई कि ये सारा कुछ एम्बिग्विटी में रखा जाता है। ये जो हमें मसला आता है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं कि पहले एक जमाने के अंदर पानामा का शोर शुरू हुआ, वो वही केसेस थे जो एक जमाने के अंदर रहमान मलिक की रिपोर्ट पे पीपल्स पार्टी के दौर में बने, लाहौर हाई कोर्ट के उसमें फैसले हुए उनके ऊपर, वही रिप्रोड्यूस करके पनामा में आ गए। फिर उनके जरिए एक पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो गिरा दी गई। गिराने के बाद फिर वो आज उनके बारे में कह रहे हैं कि ये रेत की दीवार है। आज अदलिया अपने गलत फैसलों को जो है वो टर्न डाउन कर रही है और स्टेप बैक कर रही है। इस सारे प्रोसेस को, जिसको हम बार बार करते चले आ रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकल रहा है? इसका कोई नतीजा हमारे सामने है? आज हम बैठकर ये बात कर रहे हैं कि कल अगर इमरान खान साहब के ऊपर ये 200 केसेस हैं या जितने भी केसेस बनाए गए हैं, इसमें नैब के केसेस हैं या 9 मई के केसेस, अगर इनकी कोई गुंजाइश नहीं थी, इनका कोई सेंस नहीं था, ये सारे रेत की दीवार की तरह गिरे, तो उसका नौशाद साहब कह रहे हैं इसका क्या नतीजा निकल रहा है? इसका नतीजा नौशाद साहब यही निकल रहा है कि हम किसी को दबाकर उसे ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। खुद ही फरमा दिया कि जी सना दोबारा बोलिए। नौशाद साहब ने कहा कि इससे क्या नतीजा निकल रहा है? इसका नतीजा तो साफ नजर आ रहा है कि किसी पार्टी को दबाकर हम उसे मजीद मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। नौशाद साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही कि 200 केसेस हैं।
200 केसेस का मतलब इट सेल्फ एक जोक है, एक मजाक है। किसी एक आदमी के ऊपर आप सिर्फ 2-3 केसेस बनाएं और ऐसे जलाओ घेराव केस, साइट बनाएं इस तरह के कि बंदा उसमें से निकल के ना जा सके। जी। आपने जब उसको पहले सेंचुरी बनवा, पहले 50 करवाई, फिर 100 करवाया, फिर आपने 150 करवा दिया, फिर 200 क्रॉस कर दिया, तो वो तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ जा रहे हैं। लोगों की दिलचस्पी खत्म होगी कि केस क्या है। उनको 200 का नंबर लगता है कि ये कोई मजाक है, ये कोई जोक है। मैं इस बात पे बड़ी संजीदगी से कन्विंस हूं कि 9 मई एक वाकया है, एक सानिया है, और ये जो वाकयात हुए हैं इनकी मजम्मत भी होनी चाहिए, इनकी तहकीकात भी होनी चाहिए, और जो आदमी भी इसका जिम्मेदार है उसको करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में अगर हम एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को, एक पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी को हम अगर बंद करने की सोच रहे हैं, जैसा कि बज़ाहिर लोगों को नजर आ रहा है, तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ एक ज्यादती होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब मैं और आप ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि पता नहीं अब इसका मतलब ये है कि आगे चल के ये भी छूट जाएंगे, इसके ऊपर भी डील हो जाएगी। अब हमारी बदकिस्मती क्या है कि हमारे पास कौन से करैक्टर हैं जो हम नेशनल पॉलिटिक्स में डिस्कस करते हैं, मुश्ताक चीनी वाला, फलाना पापड़ वाला, उसका मुद्दा तहपटास टाइप के हमने करैक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। किसी के पास आपने गोगी का नाम दे दिया, किसी को चीनी वाले का नाम दे दिया, किसी को पापड़ वाले का नाम दे दिया। मुझे ये बताइए कि ये कोई संजीदा पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहे हैं हम तो बिल्कुल वो गली मोहल्लों वाली बात कर रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। चले, ये बैरिस्टर साहब हमारे साथ हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि 9 मई के वाकयात को आज कितना अरसा हो गया, और आज अगर आपने बानी पीटीआई की उसमें गिरफ्तारी डाली है, तो इस बात का मतलब अदालत में आपको ये बताना कि बानी पीटीआई जो है वो किस हद तक मुलव्वस हैं, ये कितना सॉलिड प्रूफ साबित होगा, और जो आपने ये डिले किया है इसकी गिरफ्तारी में, साबित करना क्या जाहिर होगा, और जी, इसका बेनिफिट कौन उठाएगा? इसका मतलब ये है कि हम इसमें सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है, हम सिर्फ पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। इस तरह से ना करें, हम चीजों को सीधा करने की तरफ जाएं और सारे के सारे सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के हवाले से अपने आप को ठीक करने। तो मेरा ख्याल है हमारी बुनियादी अप्रोच जो है वो शहजाद साहब बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें ठीक, बातें तो शहजाद साहब बहुत अच्छी कर रहे हैं वकास, लेकिन ये आपको नहीं लगता बज़ाहिर सिर्फ किताबी बातें लगती हैं, हकीकत से इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बातें भी हैं, चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के मुतालिक अगर आप उसके साथ ये सारी चीजें कर रहे हैं तो अल्टीमेटली एक केस बनाया गया तो उसको आप मुंतकिन जान तक पहुंचाए। लेकिन शहजाद साहब भी और निशात साहब भी, अगर हम सियासत के स्टूडेंट्स हैं तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि गुज़िश्ता 15-20 सालों से इसी तरह होता आ रहा है। कोई किसी भी एक चीज को लेके पूरा एक हवा बनाया जाता है, फिर उसी चीज के आड़ में एक पॉलिटिकल पार्टी को माइनस कर दिया जाता है। पहले भी जब्त हुई है, पहले भी जब्त हुए थे, पाकिस्तान में कुछ हमने भी हो देखा, सकता बाद में है। रिलीज हो गए। बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारी कोई चीज स्टेबल नहीं है। जिस तरह मयन की आवाज मुझे नहीं आ रही, शहजाद साहब की उनको सुन नहीं पा रहा। दूसरी एक वकास साहब, शहजाद साहब कह रहे हैं कि इसका मतलब मुल्क में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब वी आर रेडी टू एक्सेप्ट। अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर ये केसेस चलते हैं तो इसकी जो प्रेम्बल है, इसकी एंटी टेररिज्म लॉ की जो स्पिरिट है वो ये कहती है कि 3 महीने तक इधर वे जो इस केस का फैसला होना चाहिए। लिहाजा ये भी केस जो है वो तवालत की तरफ जा रहे हैं, उसका भी एक ही पर्पज या ऑब्जेक्टिव नजर आता है कि आप इन केसेस को जितना लटकाएंगे वो 8 फरवरी तक ले जाएंगे, और बानी जो पीटीआई हैं, जो साबिक चेयरमैन है या मौजूदा चेयरमैन, उनके अगेंस्ट ये सारी की सारी चीज़ इसी तरह चलती रहे, उसके ऊपर सियासत होती रहे और एक पार्टी को उसमें से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। और यही इस वक्त जो मौजूदा सिनारियो के अंदर स्पिरिट भी नज़र आ रही है, यही इंटेंट नज़र आ रही है। मैं ये समझता हूं कि फेयर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। गुज़िश्ता रोज भी हम यही बात कर रहे थे कि जमहूरियत के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं हमारे आइन के अंदर, आर्टिकल 9 से 28 और 28 से 38 तक, वो तमाम फंडामेंटल राइट तब तक हम उसकी तकमील या तश्कील नहीं कर सकते जब तक राइट टू वोट की इंश्योरेंस नहीं देते पाकिस्तान के शहरियों को। लिहाजा पाकिस्तान के शहरियों को राइट टू वोट की इंश्योरेंस दे, एक इंडिपेंडेंट कैपेसिटी दे, माहौल दे, एनवायरनमेंट दे, जहाँ पे अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी और अपनी मर्जी के कैंडिडेट के ऊपर जाकर वो थब्बा लगाएं, उनके इंसाफ और ओवरसीज को तो अभी छोड़ ही दें। अभी तो सिर्फ मुल्क के अंदर जो शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, अभी फिलहाल उनके वोट को इज्जत दे लें, इतना ही काफी है। ऐसे ही है वकास साहब?
बिल्कुल इसी तरह मैं पाकिस्तान के शहरियों की बात कर रहा हूँ, अपने ही आइन की बात कर रहा हूँ, अपने ही शहरियों के फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूँ कि जो 30 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो तब तक आप इंश्योर नहीं कर सकते तमाम शहरियों को जब तक आप उनके राइट टू वोट की इंश्योरेंस नहीं देते, लेकिन इंडिपेंडेंस शहजाद नहीं साहब, देते। हमारे तो लिहाजा मासूम शहरियों को अपने फंडामेंटल राइट्स तक का मालूम नहीं है, पता तक नहीं है, गुर्बत की लकीर से नीचे देखिए अब हम हमारी जी रहे हैं। बदकिस्मती क्या है कि दो वक्त की रोटी पाकिस्तान कमाना मुश्किल है, उन्हें क्या की पता। जो जुडिशियल हिस्ट्री है, एक गैर मुस्लिम जो जज साहब थे, मेरा ख्याल है शायद दुराब पटेल साहब थे या कोई और थे, उन्होंने लिखा कि बुनियादी इंसानी हकूक इस हद तक बुनियादी हैं कि उनको इमरजेंसी या किसी मार्शल लॉ की सूरत में भी आप मुअत्तल नहीं नहीं कर सकते। सकते। तो उनको एहसास है, बहुत खूब। लेकिन हम यहाँ पे बैठ के जो जिस किस्म की गुफ्तगू और जिस तरह की चीजें देख रहे हैं उसका कोई मतलब मानी बनता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक Exactly. ठीक, पॉइंट क्लियर है आप लोगों का। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के नून लीग का इत्तेहाद एमक्यूएम और आईपीपी के साथ किस तरह से हुआ है उसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। हालिया दिनों में एक गैर फितरी इत्तेहाद देखने को मिल रहा है जिसमें नून लीग है, आईपीपी शामिल है, इसके अलावा एमक्यूएम है। नून लीग अपने ही गढ़ से लोगों को सीटें प्लेट में डालकर दे रही है और अपने ही लोगों को नाराज़ भी कर रही है। दूसरी जानिब एमक्यूएम अपने ही शहर में खुद किसी और को बुलाकर कौमी असम्बली की सीटें ऑफर कर रही है। और माजी में यही एमक्यूएम, यही नून लीग जो एक दूसरे को चोर, डाकू और सियासत के लिए बदनुमा दाग कहती थी, वही आज एक दूसरे को गले लगा रही हैं और वेलकम कर रही हैं सियासत में। सवाल तो फिर यही बनता है कि क्या ये इत्तेहाद जो नून लीग का आईपीपी के साथ है और इसके अलावा एमक्यूएम का इत्तेहाद भी ले लीजिए, शाहजाद साहब, ये किसी दबाव के नतीजे में बन रहा है? अच्छा सना बीबी, बात ये है कि कभी कभी मुझे यूँ लगता है कि कायदे आज़म अलैहि रहमत जो हैं वो बहुत जल्दी वफात पा गए। वो बाबाए कौम हम उनको कहते हैं, वो हमारे बाप थे, तो वो फौत हो गए तो उसके बाद ये कौम यतीम हो गई। और ये जो अजीज़ो अकारब थे ना हमारे, इन्होंने लूट मार मचा ली। उन्होंने कहा यतीमा दा माल है, सारे रल के खाओ। वो लूट मार करने के लिए हम मुख्तलिफ चोले भेस बदल बदल के कौमी मंजरनामे पे लोगों को लाते हैं और वो सारे लोग ही आपके पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर वो काबिज हैं। हमारे निज़ाम में यानी निज़ाम नहीं है, ये कोई किसी किस्म का एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है। मुझे याद आया वो क़याम पाकिस्तान से पहले एक नवाब साहब थे, तो उनके पास कोई नौजवान गया तो उन्होंने दरख्वास्त दी नौकरी के लिए। तो नवाब साहब ने पूछा, भाई कितना पढ़े लिखे हो? उन्होंने कहा ग्रेजुएट हूँ हजूर। उन्होंने कहा नहीं सीधी सीधी बता क्या है? उसने कहा जी बीए पास। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा इसको सिविल सर्जन लगा दो। तो वो वजीर ने कहा जी तो ऑलरेडी सिविल सर्जन है, उसका क्या करूँ? उसने कहा इसको आप जेलर लगा दो। उन्होंने कहा तो जो जेलर है उसका क्या करूँ? उन्होंने कहा जेलर को आप जेल में डाल दो। तो हमारा सिस्टम जो है वो इस तरह से चलता है कि इसको जो है वो उसकी जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में भेज दो, इसको एमक्यूएम में भेज दो, इसको जो है वो परवेज खटक की पार्टी में भेज दो। और वो जो 9 मई से पहले या वो जो पहले 3.5 साल के दौर में जो करप्शन करते रहे, जिनकी बड़ी बातें थी कि जनाब बड़े लूट मार के किस्से हुए पीटीआई की हुकूमत में, तो जो उसमें कुछ नाम थे वो मुसलमान हो गए, वो उन्होंने इस्तेहकाम पार्टी कबूल कर ली, किसी ने परवेज खटक साहब की पार्टी कबूल कर ली। तो अब वो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। मेरे लिए ये सारे के सारे एक जैसे ही हैं, मतलब मेरा मतलब काबिल एहतराम है, मैं इनका एहतराम करता हूँ। तो आप इस हवाले से ये गैर फितरी इत्तेहाद हैं, ये सिर्फ अरेंजमेंट किया जा रहा है। जो आपने लाहौर वाली सीट की बात की, हाँ जी। तो लाहौर में वो मेरा ख्याल है एक सीट की हद तक तो शायद 1 या 2 सीटें, एक सीट मेरा ख्याल है अलीम खान साहब वाली क्लियर होगी। बाकी नून लीग जो है वो लाहौर में से कोई टिकट देने को तैयार नहीं है। और ये मजबूरन जो है वो इस्तेहकाम पार्टी के साथ उनको कुछ लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले डिमांड बहुत ज्यादा लग रही थी आईपीपी की, अब जाहिर है वो आपको इससे बर्दाश्त कर रहे देंगे। और अगर आप हटेंगे तो फिर आपको लगेगा कि आप भी लेवल प्लेइंग फील्ड आपको भी नहीं मिल रही। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। जो सिंध का मैंडेट है नौशाद साहब, ये हासिल करना नून लीग का क्यों इतना इम्पोर्टेंट टारगेट है? क्या मकसद क्या हासिल करना चाहती नून लीग? देखिए, ये मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, बेसिकली आईपीपी हो, पीटीआई नजरियाती हो, एमक्यूएम हो,
या दीगर जमातें हों, हमारे आज़म चौधरी साहब हैं, वो कहते हैं कि ये रिमोट कंट्रोल जमातें हैं, इनको जोड़ने का कोई मकसद होता है। ये वो बैसाखियाँ हैं जो बैसाखियाँ रखी जाती हैं ताकि आपके नीचे से ये बैसाखी खींची जा सके और आप धड़ाम से गिर जाएं। मसला क्या है? मसला ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, बहुत डिबेट होती है इसके ऊपर। नून लीग ने एक कमिटमेंट की हुई है जिसको उसे ओन करना है। अब वो जिस कमिटमेंट को उसने ओन करना है, उसके ओन करने के लिए बड़ी मुश्किलात का शिकार है। सिंध के अंदर भी इसी तरह से उनकी कुछ कमिटमेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ उन्होंने की हुई हैं। इस सारे जो कमिटमेंट्स की गुफ्तगू हम करते हैं, चाहे MKM हो, चाहे GDA हो, चाहे दूसरी जमातें हों, बेसिकली ये सारा कुछ जो है इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये जो जमातें हैं ये मिलकर एक ऐसा सिस्टम ला सकें, हुकूमत बना सकें जिसके अंदर इनको किसी किस्म का चैलेंज दरपेश ना हो। यानी जो इनकी मुखालिफ जमात है, एक ही जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस जमात के पास ऐसी कोई गुंजाइश ना हो कि वो किसी सूबे में या कौमी सतह पर इनके लिए कोई मसला बन सके या इनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके इनके लिए। सो बेसिकली ये जितनी भी इसके अलावा जो आपको गुफ्तगू नजर आती है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि दाग लग गए और ये हो गया, ये इस तरह की बातें करते हैं, ये सारा कुछ जो माजी में भी करते रहे, ये सारे सियासी बयानात हैं। उन सियासी बयानात से हटकर ये सारे जो हैं ये इस तगदौ में हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इनको किसी किस्म की ऐसी पोजीशन में ना आ सके कि कल को इनके हुकूमत करने के मामला कि आप कह रहे हैं कि वो सियासी बयान है, इसका मतलब ये है कि सियासी बयान का मतलब है वो तो एक झूठी बात थी। और इसका मतलब वाकई पीपल्स पार्टी और नून लीग वो भी एक पेज पर हैं, ये एक ही पेज पर हैं, अंदर खाते। ये पॉइंट आपका क्लियर है। टाइम एक्चुअली हैं। शॉर्ट है, मुझे वकास को भी टाइम देना है। वकास, मुस्लिम लीग नून और MKM का जो इत्तेहाद है आने वाले टाइम में पीपल्स पार्टी के लिए कोई खतरे की घंटी बजा सकता है? देखिए जी, खतरे की घंटी क्या बजानी है, मैं निशात साहब की बात से एग्री करूंगा। इन सब लोगों की कमिटमेंट्स हैं और हर पार्टी ने वो अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है। जहां से उनकी लाइन तोड़ी गई वो तोड़ लेंगे, जहां पे जोड़ी गई वो जोड़ लेंगे। अल्टीमेटली ये जोड़ तोड़ की सियासत और बैसाखियों पे खड़ी सियासत ये इसी तरह चलती आ रही है गुज़िश्ता 15 साल से और इसी तरह चलती रहेगी। खान साहब की भी अगर नीचे से वो बैसाखियां ना उस वक्त खिसकती या निकालते तो अल्टीमेटली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनकी हुकूमत कभी भी घर ना जाती। और उससे पहले नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में भी मौलाना फजलुर रहमान ये जितनी भी बैसाखियां तहादियों की सूरत में इनके साथ अटैच की जाती हैं, इसीलिए अटैच की जाती हैं कि इनकी तारे किसी और के हाथ में और ये कठपुतलियों की तरह में पपेट्स की तरह आगे अपना पॉलिटिकल जो अपना सेटअप या परफॉर्मेंस वो देते रहे और जब उनका दिल करे, जब ये उनको आंखें दिखाएं तो अल्टीमेटली दे हैव टू गो बैक टू देयर होम्स। और यही इनकी कमिटमेंट्स हैं। मौजूदा दौर के अंदर एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है सिंध के अंदर वो पीपल्स पार्टी को दे दी जाएगी, क्योंकि मेरी एवेल्युएशन नहीं है या मेरा ओपिनियन नहीं है या निशात साहब का ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की जो अवाम है, जुबान ज़द-ए-आम, ये बात बड़ी उनकी जहानों को रक्स करती है कि एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंध में उनको दे दी जाएगी, पंजाब में और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो नून लीग को दी जाएगी। और उसके बाद अगर हैरानकुन तौर पे PTI मर्ज करती है और उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो ये एक बड़ी बिल्डिंग और बैफलिंग थिंग होगी पाकिस्तान की सियासत के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से दब चुकी हैं, ये दीवार के साथ लग चुकी है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो इलेक्शन के बाद अवाम की राय को कितनी इंपॉर्टेंस, कितनी अहमियत दी जाती है। बहुत शुक्रिया वकास अब्रेज साहब, शाहजाद अनवर फारूकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नौशाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।